हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर रिटन एंट्रेंस टेस्ट की हमारी सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ में हम बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स का 2020 का जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था आईजीआईपीएस कॉलेज का, यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज कॉलेज, जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वहाँ का जो बीएससी का पेपर था वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का तीसरा पार्ट चल रहा है दोस्तों, इससे पहले इसके 2 पार्ट और आ चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस उन दोनों पार्ट्स में हमने सॉल्व कर लिए थे। इस तीसरे पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 41 से लेकर के क्वेश्चन 60 तक। ठीक है, और उसके आगे के जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन होंगे वो 2 पार्ट और आएंगे इसके आगे के, पार्ट 4 और पार्ट 5, उनमें भी आप देख सकते हैं रिमेनिंग 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, हाउ मेनी बाइज will be given if 19 teams are participating in a tournament। यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात चल रही है और पूछा गया है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर अगर 19 टीम हैं तो 19 टीम में हमें टोटल कितनी बाई देनी होंगी। अब बाई क्या होती है ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो इसकी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। अब बाई का क्या फॉर्मूला होता है, बाई का फॉर्मूला होता है 2 to the power of n minus n, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 2 to the power of n minus n। अब 2 to the power of n क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स है उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। जैसे कि यहाँ पर 19 है तो 19 का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 32 होगा। 2 to the power of n मतलब 2 into 2 into 2 into 2 वो करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 कितना आ रहा है, तो 32 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 32 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स, ये जो आपको कैपिटल N दिख रहा है, इसमें से टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम माइनस कर देंगे 19 को, तो कितना हमारे सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे सामने 13। ठीक है, 19 को आप 32 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान है, फॉर्मूला आपको अगर पता है बाई का तो इजीली आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बाई दी जाएगी अगर 19 टीम्स हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, डैश इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि डैश एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और किसी ऑब्जेक्टिव्स को, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं हम कि हमें करना क्या है, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, इंट्रामूरल, एक्स्ट्रामूरल, टूर्नामेंट या प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लानिंग। प्लानिंग तो होती है वो, प्लानिंग में हम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है। ठीक है, प्लानिंग ही करते हैं ना। तो ये एक तरीके से प्लानिंग की डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है कि प्लानिंग बोलते किसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी में कॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है आपके सामने, लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ग्रे हेयर, स्कर्वी या इंपेयर्ड ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्कर्वी। सभी को पता है विटामिन सी, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो, कमी हो जाए तो क्या होता है, स्कर्वी आपको हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है वो आपको पता होगा, पढ़िएगा आप थोड़ा स्कर्वी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, ए कट थ्रू द स्किन दैट इज मेड ड्यूरिंग सर्जरी इज कॉल्ड। सर्जरी के समय जो हमारी बॉडी में कट लगा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया सर्जरी के समय जो कट लगाया जाता है, इंजरी वाली बात नहीं हो रही, इंजरी में भी हमारी बॉडी में कई बार कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सर्जरी के टाइम जो कट लगाया जाता है इंटेंशनली, उससे उस कट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, लेसोरेशन, एब्रेशन, ब्रूज या इंसेजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इंसेजन। इंसेजन सर्जरी के समय जो कट लगाया जाता है उसको बोलते हैं। बाकी जो ऊपर के 3 नाम दे रखे हैं, लेसोरेशन, एब्रेशन, ब्रूज, ये क्या है, ये तो इंजरी है। ठीक है, इन इंजरी के बारे में कभी मैं स्पोर्ट्स इंजरी पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, उनमें मैं डिटेल में बता दूंगा, और आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में यही पूछा गया था सर्जरी के बारे में
कि सर्जरी के समय जो कट लगता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंसेजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने हिस्टेडाइन, ल्यूसाइन, वेलाइन या टायरोसाइन। अब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा टायरोसाइन। टायरोसाइन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो टायरोसाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसीलिए ये एसेंशियल नहीं है। अमाइनो एसिड दोस्तों क्या होते हैं, जो प्रोटीन होता है वो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। अमाइनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी उन्हें खुद से बना नहीं सकती है, हमें बाहर से फूड से उनका इंटेक करना पड़ेगा। ठीक है, और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, हमारी बॉडी खुद कैपेबल है उन्हें बनाने के। तो नॉन एसेंशियल आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि नॉन एसेंशियल 13 है और एसेंशियल 9 है, कुछ बुक्स में एसेंशियल 8 मिलेंगे, नॉन एसेंशियल कुछ बुक्स में 11 मिलेंगे। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, आप जिसमें ज़्यादा मिले वो सारे आप, तरीका ये है कि आप रट लें उन्हें। ठीक है, या तो एसेंशियल को रट लो या नॉन एसेंशियल को रट लो। एसेंशियल आप रट लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर ये वाला नाम आ रहा है तो ये नॉन एसेंशियल ही होगा। नॉन एसेंशियल रट लो और उसमें लिस्ट में वो नाम नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि एसेंशियल ही होगा। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की लिस्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन। नीचे 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है आपके सामने विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C या विटामिन A। इसका राइट आंसर होगा विटामिन C, यानी कि ऑप्शन C विटामिन C इसका राइट आंसर है। विटामिन C क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। If you wish to measure your grandfather's lower body flexibility, which test would you suggest? अगर आपको अपने ग्रैंडफादर की लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना है तो कौन सा टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे उन्हें। ऑप्शन है आपके सामने चेयर स्टैंड टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बेड स्ट्रेच टेस्ट या आर्म कर्ल टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट क्या है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रैंडफादर मतलब सीनियर सिटीजन में ही आएंगे। तो ग्रैंडफादर की अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है लोअर बॉडी की तो उसके लिए टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। अब किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, इसमें एक चेयर होती है, चेयर की एक स्पेसिफिक हाइट होती है, उस हाइट पे उन्हें बिठा के एक पैर को बिल्कुल उन्हें स्ट्रेट कर लेना है और अपने दोनों हाथों को ले जाकर उससे टच करना है। ठीक है, अब अपने टो से वो टच करने के बाद कितनी आगे उनके फिंगर्स पहुंच पा रही हैं वो मेजर की जाती है। जितनी आगे जाएंगी उतना उनका पॉजिटिव स्कोर आएगा, उतनी बेटर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, छोटी छोटी देख सकते हैं आप इन्हें, इसीलिए आप समझ जाएंगे किस टाइप से टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू रिकली एंड जोन्स विच टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट रेकमेंड किया है रिकली एंड जोन्स टेस्ट में। रिकली एंड जोन्स टेस्ट क्या है, ये एक सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, उनका फिटनेस फंक्शनिंग टेस्ट है। इसमें 6 टेस्ट आइटम्स हैं, 6 अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, वो सीनियर सिटीजन्स को कराए जाते हैं। ठीक है, और उनसे उनकी फिटनेस के बारे में पता लगता है कि बॉडी का जो फिटनेस लेवल है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो इस टेस्ट में जो एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट होता है वो कौन सा वाला टेस्ट है, इनमें से ऑप्शन है आपके सामने 1 माइल टेस्ट, 9 मिनट रन, 6 मिनट्स वॉक या 600 मीटर्स रन। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मिनट्स वॉक। 6 मिनट्स वॉक कराया जाता है एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। कौन से टेस्ट में, मैंने आपको बता दिया है, रिल्की एंड जोन्स टेस्ट है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ठीक
ठीक है, अलग अलग नाम आपको इसके मिल जाएंगे। 12th क्लास की बुक में ये है, वो आपने अगर पढ़ा होगा सीबीएसई की 12th क्लास की बुक में तो आप आसानी से समझ गए होंगे कौन से टेस्ट की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। जब आप एयर को एक्सेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम एयर की आपके लंग्स में बची रह जाती है। उस बची हुई एयर को जो लंग्स में आपकी रह गई है फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद भी, उसे क्या बोलते हैं हम, उस बची हुई एयर को। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, टोटल लंग कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या माइन्यूट वेंटिलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम हम किसे बोलते हैं, जब आप फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं। आमतौर से फोर्सफुली एक्सेलेशन के बारे में ही बात होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में भी आप यूज कर सकते हैं इसे, लेकिन आमतौर से जो हम बात करते हैं वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्सफुली जब आप एयर को एक्सपायर करते हैं, उसके बाद भी जो एयर आपके लंग्स में बची हुई रह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में पूछा गया है, which fractures are commonly seen in children because their bones are very soft and delicate। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बोन्स के अंदर फ्रैक्चर कौन से टाइप का होता है, क्योंकि उनकी बोन्स कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, इंपैक्टेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी क्योंकि बोन्स कैसी होती हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, बोन्स बहुत नाजुक होती हैं, तो उनका जो फ्रैक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, ग्रीन स्टिक। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपने कोई पेड़ या कोई पौधा समझ लीजिए, ठीक है, कोई छोटा सा प्लांट है, उसकी एक डंडी आप तोड़ेंगे ग्रीन कलर की जो होती है, ठीक है, मान लेते हैं रोज का प्लांट है, ठीक है, तो उसकी एक डंडी तोड़ के आप उसे जब ऐसे तोड़ेंगे तो पूरी तरीके से टूटता नहीं है, उसमें छोटे 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 आपको दिखेंगे, तार तार से दिखेंगे कुछ, है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, छोटे बच्चों के जो बोन्स होते हैं उसमें फ्रैक्चर भी थोड़ा इसी टाइप का होता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है ग्रीन स्टिक। मतलब किसी प्लांट की जो ग्रीन स्टिक होती है उसे तोड़ने के बाद जैसी वो दिखती है उसी तरीके का अपीयरेंस इसका भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं आसानी से, ग्रीन स्टिक स्मॉल चिल्ड्रन में होती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन व्हेन अ बॉडी सच एज अ बॉल और टायर एटसेट्रा रोल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई बॉल या कोई टायर किसी सरफेस पे इस तरीके से रोल कर रहा होता है तो कौन सा फ्रिक्शन उस समय वहां काम कर रहा होता है। ऑप्शन है आपके सामने, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बॉल की बात चल रही है, बॉल रोल करके ही जब ग्राउंड पर किसी सरफेस की बात चल रही है, सरफेस पे रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा यहाँ पर। और टायर की बात चल रही है तो टायर भी रोल ही करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा यहाँ पर। बाकी ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये क्या होते हैं, फ्रिक्शन के देखिए कई टाइप होते हैं। फ्रिक्शन आपको पता है, दो सरफेस के बीच में एक फोर्स काम कर रही होती है, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक मतलब वो फ्रिक्शन जिसमें मोशन हो, तो काइनेटिक में दो आ जाते हैं, एक तो आ जाता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है। स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे को जो स्लाइड कर रहे हैं, रब हो रहे हैं, वो स्लाइडिंग है। और जो रोल कर रहे हैं, जैसे मैंने टायर का एग्जांपल दिया आपको, बॉल का एग्जांपल दिया, वो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर आ जाएगा। बाकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिंपल रखा हुआ है, आप उसे पुश कर रहे हैं तो वो वहाँ भी फ्रिक्शन काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर बॉल और टायर के बारे में एग्जाम्पल देकर पूछा गया था, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन है, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, अ स्केटर ग्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ आइस हैज अ टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यू ग्लाइडिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया, एक स्केटर है, ठीक है, स्केटर पता होगा आपको, स्केटर है, एक स्मूथ सरफेस है आइस का, बर्फ का एक स्मूथ सरफेस है, उस पे क्या कर रहा है, वो ग्लाइड कर रहा है
स्ट्रेट। अब यहाँ पर ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो हमने बात बताई कि एक स्केटर है बर्फ के ऊपर ग्लाइड कर रहा है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है आपके सामने, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन या फ्रिक्शन। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन उसका फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर वो रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पर कंडीशन आप पढ़कर खुद ही समझ रहे हैं कि जो स्केटर है वो ग्लाइड कर रहा है एक सरफेस पे। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं चल रही है, तो ग्लाइड कर रहा है तो करता ही जाएगा करता ही जाएगा। वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा है, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, दे आर इजी गोइंग एंड पेशेंट। यहाँ पर 4 टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि इन चारों में से वो कौन से टाइप की पर्सनैलिटी है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो कॉम्पिटिटिवनेस उसके अंदर नहीं होती, उसका नेचर ऐसा नहीं होता कि वो कॉम्पिटिटिवनेस वाला उसके दिमाग में हो कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, ऐसा उसके दिमाग में नहीं होता। उसका नेचर कैसा होता है? दे आर इजी गोइंग एंड पेशेंट, बिल्कुल पेशेंट है, सब्र है, ठीक है जो चल रहा है सब कुछ ठीक है। इजी गोइंग मतलब ठीक ठाक सब कुछ, कोई दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने वाले इंसान। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी का एक टाइप है। पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिस्ट ने 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। अब आपको बताना है इनमें से ये कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इजी गोइंग एंड पेशेंट, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस किसी चीज़ की नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टाइप बी पर्सनैलिटी, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन 12th क्लास की जो आपकी सीबीएसई की बुक है फिजिकल एजुकेशन की, उसका चैप्टर 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से 12th क्लास का अपना फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा है तो आप देखते ही समझ गए होंगे क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इन चारों टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में दोबारा से अपनी बुक खोलिए और पढ़िए इसके बारे में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 में पूछा गया है, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई वॉल है आप उसे इस तरीके से पुश कर रहे हैं तो ये किस टाइप की एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है? मतलब आप फोर्सफुली पुश कर रहे हैं एक वॉल को, तो ये किस टाइप की एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है आपके सामने, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आइसोमेट्रिक, इसका राइट आंसर होगा। अगर इस वीडियो को पार्ट 1 आपने देखा है तो मैंने आइसोमेट्रिक को उस पार्ट में समझाया था, होता क्या है। आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। आपकी जो मसल का शेप एंड साइज है वो चेंज नहीं होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। अगर किसी भी ऐसे चीज़ पे, जैसे कि दीवार को आप प्रेस कर रहे हैं, दीवार तो गिरेगी नहीं आपके प्रेस करने से, अगर मजबूत दीवार है तो क्या होगा? आपके मसल में टेंशन तो प्रोड्यूस होगी लेकिन उसका शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सेम मेजरमेंट, सेम शेप एंड साइज ऑफ आवर मसल, देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पर पहुंच गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये एक डेफिनेशन है कि डैश इज द एबिलिटी, डैश वो एबिलिटी है जिसमें हम अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसे मेंटेन करते हैं फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस, जितने ज़्यादा समय या जितनी ज़्यादा दूरी के लिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप इसे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जो कि मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करके रखे ज़्यादा दूरी या ज़्यादा लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है?
ऑप्शन है आपके सामने रिएक्शन एबिलिटी, एक्सीलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी या मूवमेंट स्पीड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकोमोटर एबिलिटी, ऑप्शन सी। लोकोमोटर एबिलिटी होती क्या है? लोकोमोटर एबिलिटी हमारी वो एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं किसी एक डिस्टेंस या किसी टाइम पे, मतलब मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी लोकोमोटर एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट इज नोन एज। सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने कपलिंग एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी या अडेप्टेशन एबिलिटी। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कपलिंग एबिलिटी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी दोस्तों आया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई की जो 12th क्लास की बुक है फिजिकल एजुकेशन की, उसके चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत सारी एबिलिटीज़ दे रखी हैं उसके अंदर, वो सारी एबिलिटीज़ दोबारा से आज आपको क्या करना है, 12th क्लास की बुक दोबारा से उठानी है, उसमें पढ़ना है इसे, ठीक है, कि ये कितनी एबिलिटी हैं, 6-7 टाइप की उसमें दे रखी हैं अलग अलग एबिलिटीज़, सारी पढ़ेंगे आप आज जाके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कपलिंग एबिलिटी है ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द योगा सेशन विद। किसी भी योगा टीचर को जब योगा स्टार्ट कराना चाहिए तो वो किस चीज़ से स्टार्ट कराना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने प्राणायाम, आसन, क्रिया या साइलेंस। इसका राइट आंसर होगा आसन। आसन से ही योगा की शुरुआत करवानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक प्रूव्ड इफेक्ट कौन सा नहीं है नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन है आपके सामने डिक्रीजेस स्ट्रेस, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, नॉर्मलाइज ब्लड शुगर या इंक्रीज कॉर्टिसोल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंक्रीज कॉर्टिसोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है इफ द स्किन और अ फ्रैक्चर्ड बोन इज इंटेक्ट द फ्रैक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया है हमारी बोन में, लेकिन वो बोन बाहर नहीं आई है, हमारी स्किन के अंदर ही है, मतलब खाल के बाहर नहीं है, खाल के अंदर ही है, हुआ है वो फ्रैक्चर, उस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर या जिसे हम क्लोज फ्रैक्चर भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज नहीं होता, हमारे स्किन को क्रॉस करके हमारी बोन बाहर नहीं आ जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल फ्रैक्चर होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है ये, ठीक है। फ्रैक्चर बहुत टाइप के होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। आने वाले समय मैं भी वीडियोस बनाऊंगा इन सब टॉपिक्स पर, जो जो टॉपिक्स हमारे गुजर रहे हैं डिटेल में वीडियोस आगे मैं लेकर के आऊँगा इन सब पर भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये वीडियो सीरीज चल रही है और एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, एक टॉपिक पर अगर हम इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो यूजलेस है एक ही टॉपिक के अंदर इतना ज़्यादा घुस जाना, क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कम से कम समय हमें एक क्वेश्चन को देना है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी ही हमें करनी है, मेन फोकस हमारा अपना एग्जाम के ऊपर होना है, एंट्रेंस के ऊपर होना है, ठीक है। तो समझ में आना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59 और अब हमारा आ गया है लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लिब्रो इज एसोसिएटेड विथ। लिब्रो किस गेम से संबंधित है, कौन से गेम से एसोसिएटेड है, कौन से गेम से रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके सामने हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या कबड्डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंदर एक लिब्रो दोस्तों होता है। लिब्रो का काम क्या होता है, वो एक स्पेशल टाइप का प्लेयर होता है, मतलब वो सर्विंग नहीं कर सकता, उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है सबसे बड़ी बात, और बहुत सारे मतलब लिब्रो
अलग तरीके की वो होता है। एक गेम में टोटल 2 लिब्रो हो सकते हैं। 12 प्लेयर की वॉलीबॉल टीम होती है, 6 प्लेयर आपके कोर्ट पे उतरते हैं, तो उन 6 में से एक लिब्रो आपका एक समय में खेल सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि लिब्रो को आप रखें ही अपनी टीम में। अगर कोच चाहता है लिब्रो को खिलाना तो उसे गेम स्टार्ट होने से पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा रेफरी को कि हम लिब्रो को खिलाना चाह रहे हैं अपने गेम में, ठीक है। तो इसके सब्स्टिट्यूशन के रूल भी अलग होते हैं, रोटेशन का इसके लिए अलग सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत सारे रूल हैं लिब्रो के, तो लिब्रो के बारे में थोड़ी डिटेल में आप पढ़िएगा। वॉलीबॉल के अंदर होता है लिब्रो। वॉलीबॉल जब आप देखेंगे तो आपको एक अलग यूनिफॉर्म में एक प्लेयर दिखेगा, वो कौन होता है? वो लिब्रो ही होता है, ठीक है। लिब्रो अटैक भी नहीं करता है, लिब्रो का काम मेन डिफेंस ही होता है, ठीक है। तो सर्विस की जहाँ तक बात है तो सर्विस में इंटरनेशनल फेडरेशन के जो वॉलीबॉल के गेम्स होते हैं उनमें तो सर्विस नहीं करता, लेकिन यूएस के अंदर जो गेम्स होते हैं वहाँ पर कुछ जगह सर्विस अलाउड भी है लिब्रो को करनी। तो अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन अगर इसकी वॉलीबॉल के इंटरनेशनल फेडरेशन की बात हम करें तो उसके अकॉर्डिंग लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़िएगा लिब्रो के बारे में दोस्तों। तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं आईजीआई पेस के बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के 2020 के रिटन एंट्रेंस पेपर के, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।